गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट्स। हम लोगों ने ये जो आपका हॉलीडे हुआ था कुछ दिनों का, इसके पहले हम लोगों ने जो है चैप्टर 1 हिंदी सेकंड का पढ़ लिया था और हिंदी फर्स्ट में आपके 3 चैप्टर्स फिनिश हो गए थे। तो आपकी कॉपी वगैरह भी कंप्लीट होने के लिए मैंने बोला था कि इन छुट्टियों में आप सब लोग अपनी बुक्स कॉपी सब कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों ने तो कंप्लीट भी किया, बहुत अच्छी बात है। और उनकी कॉपियाँ भी मेरे पास हैं, बाकी लोगों की कॉपियाँ नहीं आई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी लोगों का काम जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं आपसे फिर बोलूँगी कि अभी भी वक्त है, अभी भी आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जब आपको एग्ज़ाम देना होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आपका वर्क कंप्लीट नहीं रहेगा। तो हम ये छुट्टियाँ तो आपकी थी, आप घर पे सेफ थे, घर के अंदर पैक थे, आपके पास काम क्या था, बस आपको जो है खेलना कूदना और यही काम करना था, बाकी तो कहीं जाना भी नहीं था। तो मैंने इसीलिए आप लोगों से बोला था कि आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेना, लेकिन मेरे ख़्याल से आप कुछ लोगों ने अभी अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सेकंड का सेकंड चैप्टर वर्ण विचार। ठीक है, तो देखिए वर्ण विचार क्या होता है। जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था भाषा, कि भाषा क्या होती है, और मैंने उसमें बताया भी था कि भाषा जो हम सीखते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, संगीतों के माध्यम से प्रकट होती है। तो जब हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए हमें उस भाषा के लिखने के तरीके, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो जब हमें वर्णों के बारे में पता होगा तभी हम किसी भी भाषा को लिख सकते हैं। तो आज हम इस पर वर्णों पर विचार करेंगे कि वर्ण क्या होते हैं, भाषा में इनका क्या प्रयोग है, कैसे हम इनका इस्तेमाल करते हैं भाषा में। तो देखिए, एक सुव्यवस्थित, संगठित, मार्मिक एवं रचनात्मक वाक्यों की रचना जो है वो शब्दों द्वारा होती है और शब्दों की रचना वर्णों द्वारा होती है। जब हम किसी भाषा को सीखते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं तो उसमें हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो जो ये शब्द और वाक्य बने हैं, ये कहाँ से बने हैं? ये बने हैं वर्णों से। मैं अपनी नर्सरी क्लासेस में पढ़ा, सबसे पहले आप वर्णों का ही अध्ययन करते हैं। चाहे वो आपकी कोई भी लैंग्वेज हुई, उसमें आप सबसे पहले उसके वर्ण सीखते हैं, यानी फेनोलॉजी, यानी जो अल्फ़ाबेट होते A to Z होते, इनको आप सीखते हैं, फिर इनको मिलाना सीखते हैं। तो ये होते हैं वर्ण, यानी एक सुव्यवस्थित, मानविक, रचनात्मक पूर्ण वाक्यों की रचना, शब्दों की रचना करने के लिए वर्णों का प्रयोग किया जाता है, वर्णों द्वारा ही की जाती है। अतः हम भाषा के जिन ध्वनियों के माध्यम से उच्चारित करते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। यानी वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी भाषा की स्टार्टिंग वर्णों से ही होती है। जब तक वर्णों का ज्ञान नहीं होगा हम किसी भी भाषा को सही ढंग से लिख पढ़ बोल नहीं सकते। सही वर्णों का ज्ञान नहीं होगा तो हम सही से बोल भी नहीं सकते, सही वर्णों का ज्ञान नहीं होगा तो हम सही से लिख भी नहीं सकते हैं। वर्ण में स्वर वर्ण भी आते हैं और व्यंजन वर्ण भी आते हैं। स्वर वर्णों का प्रयोग मात्राओं के लिए भी किया जाता है। तो जब हमें स्वर वर्णों का सही ज्ञान नहीं होगा, उनकी मात्राओं का सही ज्ञान नहीं होगा और व्यंजन वर्णों का ज्ञान नहीं होगा, व्यंजन वर्णों के सही रूप का ही ज्ञान नहीं होगा, तो हम किसी भी भाषा को सही ढंग से लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं इसकी परिभाषा की भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। यानी ऐसी ध्वनि, ऐसे वर्ण जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी का है तो का के टुकड़े नहीं किए जा सकते, आ है तो उसके आ के टुकड़े नहीं किए जा सकते, खा है तो इसके टुकड़े नहीं किए जाते। यानी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई को वर्ण कहते हैं। तो भाषा की वो लघुत्तम इकाई जो मौखिक भाषा को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त की जाती है उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ जाता है वर्णमाला। वर्णमाला का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी वर्णों का समूह। इसमें स्वर वर्ण भी आएंगे और व्यंजन वर्ण भी आएंगे। स्वर वर्णों और व्यंजन वर्णों को मिला करके जो एक रूप तैयार होता है वो कहलाता है वर्णमाला। जैसे माला में बहुत सारी मोतियाँ होती है ना, मोतियों को लेकर के एक माला तैयार की जाती है, उसी प्रकार से इसमें स्वरों और व्यंजन वर्णों को लेकर के वर्णों की माला तैयार की जाती है। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ होता है वर्णों का समूह। ठीक है, अब देखिए वर्ण के भेद। हिंदी भाषा में वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। मैं स्टार्टिंग से ही आपको इसे बता रही हूँ। उसके बाद देखिए स्वर क्या होते हैं,
जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है तथा हमारे मुख की हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। यानी स्वर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आज़ाद होते हैं, इसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, बल्कि व्यंजन जो होता है वो उसमें वर्णों की सहायता यानी हमेशा उसके साथ एक स्वर जुड़ा रहता है। तो हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं और स्वरों के देखिए भेद किए गए हैं। ऋषभ स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ऋषभ स्वर वो कहलाते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, यानी छोटे जो होते हैं। दीर्घ स्वर वो कहलाते हैं जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। और प्लुत स्वर वो कहलाते हैं जिनके उच्चारण में दुगना नहीं बल्कि 3 गुना समय लगता है, यानी स्वरों से भी और दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें हम कहते हैं प्लुत स्वर। देखिए ह्रस्व स्वर क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में 1 सेकंड का 5वां भाग यानी बहुत कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का काल लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर के साथ साथ इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। यानी सबसे पहले हम इन्हीं को सीखते हैं। ये आकार में भी अन्य स्वरों से छोटे होते हैं। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 4 बताई, जैसे आ, ई, उ, री। फिर दीर्घ स्वर आता है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं क्लास 7 में। दीर्घ स्वर क्या होता है, जिसके उच्चारण में थोड़ा अधिक समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, यानी इसको बोलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। फिर प्लुत स्वर वो कहलाते हैं जिनके बोलने में 3 गुना समय लगता है यानी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है। उसके बाद आपका आता है स्वरों के मात्रा चिन्ह। स्वरों की मात्रा कैसे होती है और उनके चिन्ह क्या हैं, कौन से। मात्रा तो आपको पता ही है कि कौन कौन सी मात्रा है, ये देखिए आप यहाँ पे दिया हुआ है कि किसकी कौन सी मात्रा होती है। इसको आपको समझना नहीं है बल्कि आप बस देख लें, क्योंकि अब ये मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप मात्रा लगाना सब कुछ सीख चुके हैं, अब तो सब बस इस्तेमाल आपको करना है। फिर हम आ जाते हैं व्यंजन पे। देखिए जिन ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इन ध्वनियों के उच्चारण करने में वायु सीधे कंठ से बाहर नहीं आती है, बल्कि वो किसी का सहारा लेकर के आती है। हिंदी भाषा के अंतर्गत व्यंजनों की संख्या 39 है, 39 है। अब देखिए व्यंजन के कितने भेद किए गए हैं। व्यंजन के 4 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, जो मुख से निकलते समय हमारे मुख के अन्य अंगों को छूते हैं, वो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। देखिए अर्थात शाब्दिक अर्थ होता है छूना, अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु फेफड़े से निकलकर मुख से बाहर आने से पहले पूर्व मतलब पहले कंठ, मूर्धा, जिह्वा, ओष्ठ, दांत आदि का स्पर्श करती है, यानी मुंह से निकलने से पहले वो कई अंगों का मतलब मुंह के कई हिस्सों का स्पर्श करती है। स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं, जो 5 भागों में विभक्त है, क्योंकि सभी व्यंजन ज़्यादातर व्यंजन वर्णों को जब हम मुख से निकालते हैं तो वो मुख के अन्य अंगों का स्पर्श करते हैं। तो ये क से माँ तक माना गया है, जो 5 वर्गों में विभक्त होते हैं। ये देखिए आपका दिया हुआ है कौन कौन से हैं, ठीक है। 5 वर्ग के जो शब्द होते हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। ये वो व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण के समय जो है वो जीभ पीछे की ओर जाकर एक झटके के साथ आगे गिर जाती है। और ये जो होते हैं, जो अतिरिक्त व्यंजन हमने पढ़ा है, इनके कुछ अतिरिक्त व्यंजन होते हैं, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा इससे पहले कि व्यंजन वर्णों में कुछ अतिरिक्त व्यंजन वर्ण भी होते हैं। तो वो जो ढा और ढ़ा जो होते हैं वो उच्छिप्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे देखिए आपके दिया हुआ है कि जिनके उच्चारण के समय जीभ पीछे की ओर जाकर एक झटके के साथ आगे गिर जाती है, उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। ये ढा और ढ़ा दिया। फिर आपका आता है अंतस्थ व्यंजन, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, यानी स्वर होंगे और व्यंजन इन दोनों के बीच में होता है। ऐसे व्यंजनों के उच्चारण में जीभ जो है वो मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है। स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है, यानी इनके उच्चारण में
व्यंजनों का व्यंजन शब्द होते हैं लेकिन उनके साथ स्वर जुड़े रहते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इन जैसे इनको जब हम बोलते हैं तो मुंह से थोड़ा खींच कर बोलते हैं, जैसे या, रा, ला, वा, ये बोल रहे हैं ना हम लोग, तो ये हमारे मुख से थोड़ा सा आवाज़ खींच के निकल रही है, यानी स्वरों का इसके साथ एकदम जुड़ाव लग रहा है। का हम बोल रहे हैं तो नहीं जुड़ रहा, खा जब बोल रहे हैं, लेकिन जब हम या, रा, लावा शब्दों को बोल रहे हैं अंतस्थ शब्दों को बोल रहे हैं तो इनके साथ स्वरों का अच्छा सा जुड़ाव दिखाई पड़ रहा है हमें, तो ये कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी आपको पता है कि जिनके उच्चारण करने के समय मुख से वायु बाहर की ओर आती है तो उन्हें हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन, जैसे श, श, स, ह, ये जो होते हैं वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। फिर आपका आ जाता है आयोगवाह। आयोगवाह कौन से होते हैं, यानी हिंदी वर्णमाला में निहित वे वर्ण जो ना स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, यानी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, वे आयोगवाह कहलाते हैं। ना स्वरों के अंतर्गत आते हैं ना व्यंजनों के अंतर्गत, जैसे अंग, अह, ये जो होते हैं वो आयोगवाह शब्द होते हैं। फिर आयोगवाह ध्वनियों के प्रकार देखिए, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। यानी आयोगवाह वो होती है अंग, आ, ये स्वरों और व्यंजनों दोनों में नहीं होती हैं ये डिफरेंट होती हैं। और इनका जो प्रकार है यानी इनका जो उच्चारण है करते हैं हम, तो ये कहाँ से आती हैं, ये अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, इनको हम कहते हैं अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार देखिए क्या होते हैं, अनुस्वार का उच्चारण जो है स्वर के उपरांत किया जाता है तथा इसका उच्चारण करते समय नाक से ध्वनि का संचार होता है। इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो नाक से होता है और लिखते समय स्वर तथा व्यंजन के ऊपर बिंदी का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कंग, नंगा, गंदा, कंघा, लंका, तो ये हम नाक से बोल रहे हैं तो ये कहलाते हैं अनुस्वार। उसके बाद आपका आ जाता है अनुनासिक। अनुनासिक चिन्ह का उच्चारण करते समय नाक और मुंह दोनों का प्रयोग किया जाता है, यानी जब हम अनुनासिक शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसमें नाक का भी प्रयोग करते हैं और मुंह का भी प्रयोग करते हैं यह समस्त स्वरों के साथ उच्चारित किया जाता है, यानी इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो इसमें सभी स्वर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनके चिन्ह की चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे नाक, आँख, इसमें हम चंद्र बिंदु, अनुनासिक में हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं और अनुस्वार में हम अंग की बिंदी का, एक बिंदी का प्रयोग करते हैं। और फिर आता है विसर्ग। विसर्ग को भी स्वर और व्यंजन के अंत में प्रयुक्त किया जाता है। ये जो है किसी भी स्वर शब्द का प्रयोग और किसी भी व्यंजन के लास्ट में इसका हम प्रयोग करते हैं। फिर आपका आता है हलंत। हलंत शब्द आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी है क्योंकि जब आप वर्ण विच्छेद करते हैं तो किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे आप हलंत लगाते हैं, यानी जिन व्यंजनों में स्वरों का प्रयोग नहीं होता है उस व्यंजन को हलंत का चिन्ह लगाकर प्रकट किया जाता है। यानी अब हम किसी भी व्यंजन के साथ स्वर का तो प्रयोग करके लिखेंगे नहीं, जैसे हमें आकार लिखना है तो हम आ लिखते हैं, उसके नीचे फिर हलंत लगा देते हैं तो का लिखते हैं, का के नीचे कल लिखना है तो का धन आ धन ला होगा ना, तो हम स्वर का प्रयोग कर नहीं रहे तो का के नीचे हलंत लगा देते हैं। तो जब हम जिन स्वरों का प्रयोग नहीं किया होता है उस व्यंजन को हलंत का चिन्ह लगाकर प्रकट किया जाता है, जैसे विद्यालय, विद्यार्थी आदि। इसके अतिरिक्त बच्चों और सीखें कि कौन कौन से वर्ण मानव मुख के किन किन भागों से बोले जाते हैं। देखिए अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड जो है मुख के किन किन अंगों को टच करते हुए, छूते हुए बाहर आते। सबसे पहले हम देखेंगे कंठ। कंठ में देखिए कि आ क ख ग घ अंग, इन शब्दों का प्रयोग हम कंठ से कर रहे हैं। फिर आपका आ जाता है मूर्धन्य। मूर्धन्य यानी होंठ। होंठ में किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं हम, त्रट, यानी जुबान का प्रयोग इससे कर, तालु से कर रहे हैं, तालु। मूर्धन्य त्र ट ठ ड ढ र व ढ़,
ये हम मूर्धन्य का प्रयोग कर रहे हैं। फिर तालव्य तालव्य क्या होता है? ई ज छ ज झ त्र य य श, ये हम तालु का प्रयोग करें। फिर दांत का प्रयोग कैसे करें? ता थ द ध न ल स ज, इसमें हम दांत का प्रयोग कर रहे हैं। फिर हम ओठ का प्रयोग इसमें कर रहे हैं। उ ऊ प फ ब भ म व, इसके लिए हम ओठ का प्रयोग कर रहे हैं। और नाक के लिए हम अंग त्र न म, इसमें हम नाक का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका सेकेंड चैप्टर फिनिश हुआ और आपको समझ में आ गया होगा कि आपने क्या समझा। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम देख लेते हैं सार संक्षेप इसका, कि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम वर्ण कहते हैं। फिर वर्णों के सुव्यवस्थित एवं क्रमिक स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के तीन भेद होते हैं, जैसा दीर्घ और प्लुत। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के चार भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म। फिर आयोग वाह न स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं परंतु इन दोनों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। आयोग व ध्वनि तीन प्रकार की होती है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ठीक है, तो ये अब आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। अगर आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर लिख करके मैं भेजूंगी, मुझे भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप क्लास 8th स्टैंडर्ड्स के हो गए हो और इसमें कोई नई चीज़ें नहीं हैं, तो मैं सोचूंगी कि आप ये क्वेश्चन आप खुद से करने की कोशिश करो। तो देखिए, आप इसमें दिया है कि वर्णों को परिभाषित करते हुए वर्णों के भेद बताइए। तो आपको वर्णों को परिभाषित करना है कि वर्ण क्या होते हैं। वर्णों भाषा की लघुत्तम या जो व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने ध्वनियों के चिन्ह के रूप में विद्यमान होते उसे वर्ण कहते हैं। और वर्णों को बताना है कि कौन कौन से वर्ण होते हैं, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। उसके बाद आपको वर्णों के भेद बताना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण से बताइए। तो स्वर वर्ण आपके कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके सेकंड पेज पे है कि स्वर वर्ण के भेद। तो स्वर वर्ण तीन प्रकार के होते हैं और फिर उनके बारे में आपको लिखना है, यानी प्लुत स्वर तक, ये सब दीर्घ और प्लुत स्वर, ये आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट है व्यंजन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन भी आप देख लें कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन की परिभाषा लिखना है और इसके भेद आपको लिखना है कि स्पर्श, उच्छिप्त, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, और इनके बारे में आपको लिख देना है। फिर अनुस्वर अनुनासिक में अंतर आपको बताना है। अनुस्वर अनुनासिक में अंतर बताने के लिए आप इसकी डिफिनेशन लिखेंगे और इसका उदाहरण बता देंगे कि इसमें किस तरीके से इसका क्या प्रयोग किया जाता है। फिर वर्णमाला में निहित स्वर तथा उनके चिन्ह बताइए। वर्णमाला में निहित स्वर बताना है आपको। वर्णमाला में कौन कौन से स्वर आते हैं, जैसे आपके यहाँ पे दिया हुआ ना कि स्वरों के मात्रा चिन्ह, तो आपको वर्णमाला में आए हुए स्वर लिखना है और उसके चिन्ह बता देना है। सिर्फ चिन्ह बताना है आपको। ठीक है, स्वर लिखिएगा और चिन्ह बता दीजिएगा। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है, नीचे लिखी ध्वनियों को देखकर बताइए कि इनका उच्चारण मानव मुख के किस स्थान से होता है। आपको ये लिखना है कि आ अंग त्र, ये सब किस मुख के किस हिस्से से इनका उच्चारण होता है, उनके बारे में आपको देखना है। एक एक लिखिए, जैसे आ लिख लीजिए, आ का उच्चारण कहाँ से होता है, आ का उच्चारण कहाँ से होता है, अंग का, इन सब का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है, इसको आपको लिखना है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी वर्ण भाषा की कौन सी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है या लघुत्तम इकाई भी आप लिख सकते हैं। फिर व्यंजन के चार भेद होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वरों की मात्रा चिन्ह होते हैं। स्वरों की मात्रा चिन्ह तो बहुत सारे होते हैं। स्वरों के मात्रा चिन्ह
स्वरों के मात्रा चिन्ह प्रतीक चिन्ह होते हैं। यहाँ पे आपका प्रतीक हो जाएगा। स्वरों के मात्रा चिन्ह, यहाँ पे आप प्रतीक लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप प्रतीक लिखेंगे, प्रतीक चिन्ह होते हैं। स्वरों के मात्रा चिन्ह को हम प्रतीक चिन्ह कहते हैं। फिर आयोगवाह के 3 भेद होते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक होता है, ठीक है। फिर आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थान लिखिए। इनको आपको उच्चारण स्थान लिखना है। फिर ये सब आपका होमवर्क में है। निम्नलिखित वर्णों का प्रयोग करके शब्द बनाइए। इन वर्णों का प्रयोग करके आपको शब्द बनाना है। ये आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। फिर पीछे आपकी एक्सरसाइज दी है, ये आप होमवर्क के रूप में करेंगे। ये वाली भी एक्सरसाइज आप होमवर्क में करेंगे, ओके। ये आपका ये आप होमवर्क में करेंगे ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और आप इसको अच्छे से समझ के पढ़ लेंगे, ओके।